Hello students, again I welcome you in this new video. So now I'm going to discuss remaining question from your board examinations which have been asked in previous year board examinations. So I will start from question number 22. There are some pendulums. ये हमारी एक स्ट्रिंग है PQ, इससे कई सारे pendulums हमने हैंग करके रखे हुए हैं. फर्स्ट इज A, then second pendulum is B, then you have C, then you have D. Four pendulums are there, A, B, C, D. And question says that A is set into vibrations. मतलब A पे हमने कोई फोर्स लगाया है जिससे A हमारा वाइब्रेट होने लगेगा. सो जब हमारा A वाइब्रेट होगा तो ये स्ट्रिंग हमारी स्ट्रिंग ऑल्सो स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग. एंड उसका फ़र्क सीधे किस पे पड़ेगा, B के वाइब्रेशन पे, C के वाइब्रेशंस पे एंड D के वाइब्रेशंस पे. मीन्स as soon as you set A into vibrations, B, C and D also start vibrating. Now लेंथ ऑफ A एंड C इज सेम. ये जो हमारा स्ट्रिंग का लेंथ यहाँ पे दिया है वो A एंड C के लिए सेम है. B के लिए B का जो स्ट्रिंग लेंथ है वो कम है एज़ कम्पेयर टू A, एंड D का जो लेंथ है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू A और C. सो लेट्स सी हाउ व्हाट एक्चुअली हैपन्स. सो जब हम A को वाइब्रेट करना शुरू करेंगे सो A का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो C के फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, बिकॉज इक्वल हो जाएगा, बिकॉज बोथ लेंथ आर सेम. अपने फॉर्मूला देखा होगा, टी का एक फॉर्मूला यू हैव मस्ट हैव आई हैव टोल्ड यू इन क्लास 9th. टी इज इक्वल्स टू 2 पाई एल अपॉन जी. दिस वाज द टाइम पीरियड फॉर अ सिंपल पेंडुलम, एल अपॉन जी. सो मतलब टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा था, एल पे. जी हमारा कांस्टेंट है, 2 पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट. सो टाइम पीरियड से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. एफ हमारा क्या होता है, 1 अपॉन टी. सो हमें टाइम पीरियड पता है तो फ्रीक्वेंसी पता है. तो यहाँ से एक चीज़ हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं दैट वेन एवर द लेंथ ऑफ टू स्ट्रिंग इज सेम, बिकॉज यहाँ पे टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, एल पे. देयर इज़ नो अदर वेरिएबल. सो फ्रीक्वेंसी भी किस पे डिपेंड करेगी, एल पे. सो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ लेंथ पे डिपेंड कर रही है, एंड लेंथ हमारा ए और सी दोनों पेंडुलम्स की सेम है, विच मीन्स इनका फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम होगा. अच्छा, तो होगा क्या यहाँ पे, ए को जैसे ही हम वाइब्रेशंस में सेट करेंगे सो ए हमारा वाइब्रेट होना शुरू होगा, सी भी वाइब्रेट होना शुरू होगा. अब है क्या यहाँ पे कि सी की फ्रीक्वेंसी वही है जो ए की है. सो विच मीन्स सी एंड ए आर वाइब्रेटिंग एट द सेम फ्रीक्वेंसी, एंड सी ए को हम ए को मतलब हम फोर्स लगा के वाइब्रेशंस में डाल रहे हैं. सो इसका क्या मतलब होगा कि ये हमारा ए किस टाइप के वाइब्रेशंस करेगा, फोर्स्ड वाइब्रेशन. सो अगर जो दो फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो दे एंटर इनटू द रेजोनेंस. सो इसका मतलब ए और सी किस में होंगे, हमारे रेजोनेंस में होंगे. सो इसका रिजल्ट क्या होगा कि जिस सी के वाइब्रेशन हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो विच मीन्स जो सी के वाइब्रेशन होंगे हमारे वो रेजोनेंशियल वाइब्रेशन होंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी एंड डी. सो बी एंड डी का क्या रहेगा हमारा, अगर जो ए पे कंटिन्यूसली फोर्स हम लगाए, कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई करते रहेंगे तो वो हमारे कौन से वाइब्रेशंस करेंगे, फोर्स्ड वाइब्रेशन. क्यों, क्योंकि ए एंड बी या डी मतलब ए की फ्रीक्वेंसी ना बी से मैच कर रही है ना तो डी से. सो विच मीन्स बी एंड डी विल बोथ एग्जीक्यूट द वाइब्रेशंस कॉल्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन. नाउ लुक एट द क्वेश्चंस, क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं. नेम द टाइप ऑफ वाइब्रेशन टेकिंग प्लेस इन पेंडुलम बी एंड डी. सो अगर जो ए पे कंटिन्यूस फोर्स हमारा लग रहा है देन बी एंड डी आर एग्जीक्यूटिंग फोर्स्ड वाइब्रेशन. एंड अगर जो एक बार हमने फोर्स लगा के, ए को मैंने एक बार वाइब्रेट करा के फिर मैंने फोर्स दोबारा नहीं लगाया है, तो इनका वाइब्रेशन कैसे होंगे, बी एंड डी का डैम्प्ड वाइब्रेशंस होंगे. नाउ what is the state of pendulum C? So pendulum C is in the state of resonance with pendulum A. State the reason for the type of vibration pendulum B and C. Since okay, B and C के vibrations हमारे B के जो हैं वो damped vibration होंगे या forced vibration होंगे. क्यों, क्योंकि B की frequency A से match नहीं कर रही है, where the vibrations of C are resonantial vibration just because frequency of A and C are same. Frequencies of A and C are same. So I think you will be clear about the question number 22. Now moving to question number 23. इसमें बोला गया state the two ways by which frequency of transverse vibration of a stressed string can be increased. So frequency increase करने का सबसे अच्छा तरीका है लेंथ आप डिक्रीज कर दो, बिकॉज हमने देखा अभी t इज इक्वल्स टू 2 पाई एल अपॉन जी था एंड एफ इज इक्वल्स टू क्या होता था, 1 अपॉन टी.
सो विच मीन्स 1/2π L अपॉन जी। सो L हमारा डिनोमिनेटर में है, सो विच मीन्स अगर जो आप L लेंथ कम करोगे तभी जाके हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगा। एंड दूसरा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने का तरीका क्या है, इंक्रीज़ द टेंशन इन द स्प्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग में आपको क्या बढ़ाना है, उसे ज़रा टाइट कर देना है। सो अगेन योर फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज। वॉट इज़ मेंट बाई द नॉइज़ पोल्यूशन, नेम वन ऑफ द सोर्स कॉजिंग नॉइज़ पोल्यूशन। सो नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब ये होता है जब किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी में रैंडम चेंजेस होने लगते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज़। जैसा कि यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं इस तरह का जो कुछ भी वेव फॉर्म है इस टाइप का। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपकी बुक में भी दिया हुआ है। सो देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी में बहुत रैंडम चेंजेस हो रहे हैं। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉइज़। एंड अगर जो यहीं पे स्मूथ चेंजेस होते हैं, आई हैव गिवन यू द डायग्राम, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द क्लियर डायग्राम ऑन दिस पर्टिकुलर मोबाइल स्क्रीन, so you can refer these differences from the figure I have given you. Name the one source causing the noise pollution. Okay, there are many sources, you know about these. So now I'm moving to question number 24. Name the waves used for echo depth sounding. So these waves are sonar waves, sorry, ultrasonic waves. Give one reason for their use for the above purposes. Now next is give the one reason for the use of their purpose, above purpose. उनको क्यों यूज़ करते हैं, just because their frequency is high. Why are these waves mentioned by you are not audible to us, just because their frequency range exceeds the hearing frequency of human beings. उससे ज़्यादा हमारी होती है उसकी frequency, so we cannot hear these waves. Now moving to question number 25, what is an echo? State the two conditions for an echo to take place. I think I have mentioned all these things in the notes, so I'm not going to discuss these questions. Now moving to question number 26, name the phenomena involved in turning a radio to set a particular station. Define the phenomena named. Okay, so इसके मैंने though I have told you but I am still going to explain you. होता क्या, जो हमारा FM रिसीवर होता है, FM जो रेडियो आप घर में होता है या आपका मोबाइल होता है, सो उसमें जब आप देख सकते हैं कि FM, अगर जो मैं रेडियो की बात करूं, सो वहाँ पे एक ट्यूनर करके हमारा दो स्विचेस होते हैं, एक हमारा वॉल्यूम का होता है, दूसरा ट्यूनर का होता है। सो ट्यूनर को जब हम रोटेट कराते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे एक हमारा ऐसे कुछ होता है, तो वो स्लाइड करता रहता है। एंड स्लाइड करेंगे, जब ध्यान से आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज लिखी हैं, जैसे 91.1 मेगाहर्ट्ज़, 100.7 मेगाहर्ट्ज़, 93.7 या 93.5 मेगाहर्ट्ज़, इस तरह की बहुत सारी फ्रीक्वेंसी दे रहे थे। जैसे 100.7 पे अगर जो मैं आपने अपने ट्यूनर को 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पे सेट किया, तो होता क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा वो आपके रेडियो में रिसीव होने लगेगा। एंड 100.7 किसकी फ्रीक्वेंसी होती है, FM रेनबो की, रेनबो शायद यही चैनल का नाम है, रेन। ओके, सो इसका मतलब अगर जो आपने, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअली रेजोनेंस हो रहा है, बिकॉज आपके रिसीवर की फ्रीक्वेंसी कितनी, 100.7, एंड जो सिग्नल हमारे एटमॉस्फेयर में है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी, 100.7। सो 100.7 वाला ही आपके रिसीवर में आएगा, बिकॉज दोनों में रेजोनेंस होगा, एंड रेजोनेंस से एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। जब आप फ्रीक्वेंसी 100.7 पे सेट करेंगे अपने रिसीवर की, तो 91.1 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल आपके रेडियो में नहीं आएगा, जस्ट बिकॉज आपकी रेडियो की फ्रीक्वेंसी कितनी, 100.7। सो जो 100.7 फ्रीक्वेंसी कंटेन कर रहा होगा सिग्नल, वही आपके रेडियो में आएगा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। Now next is define the phenomena named you in part 1 of the above. So इस phenomena को हम resonance बोलते हैं, and resonance की definition आपको given है। What do you understand by the loudness of the sound? Again definition is given to you. In which unit the loudness can be measured? It can be measured in watt per meter square or dB. Okay, the human ear can detect continuous sounds in the frequency range, assuming that the speed of sound to be this for all frequencies, calculate the wavelengths corresponding to the given extreme frequency of the audible range. Okay, so आपका मतलब जो मिनिमम है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको मैं FL से रिप्रेजेंट करूँगा, वो 20 हर्ट्ज़ है, एंड F हाईएस्ट कितना है हमारा, 20,000 है। सो आई विल राइट 20,000 हर्ट्ज़। नाउ
आपको क्या करना है, एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड हमें कितना अज्यूम करना है 330. सो यू हैव टू कैलकुलेट वेवलेंथ. सो हम जानते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला एफ इंटू लेमडा होता है. सो लेमडा इज इक्वल्स टू वी अपॉन एफ आ जाएगा, वी अपॉन एफ. सो जब एफ हमारा लोवेस्ट होगा तब लेमडा क्या होगा, मैक्सिमम होगा. एम ए एक्स में लिख रहा हूँ मैक्सिमम. सो वी की वैल्यू हमारी 330 रहेगी एंड एफ मिनिमम की वैल्यू 20 हर्ट्स रख देंगे. इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा आपका क्या आएगा, मैक्सिमम. सॉरी, योर लेमडा विल बी मैक्सिमम एम ए एक्स. सो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये 16.5 आएगा. सो मैक्सिमम लेमडा आपका कितना आएगा, 16.5 मीटर्स. नाउ लेमडा मिनिमम की वैल्यू कब होगी, जब फ्रीक्वेंसी हमारी मैक्सिमम होगी. सो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कितनी है, 330 अपॉन 20,000. बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी है. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डेसिमल 3 प्लेसेस पीछे चला जाएगा, 0.0033 अपॉन 2. इसको सॉल्व करेंगे, सो व्हेन यू सॉल्व दिस वी गेट 0.0165. so this is what you have. So these are your frequency ranges. जो maximum frequency, the maximum frequency which is heard by the human beings, ये lambda है, don't get confused with x. जो maximum frequency है वो 16.5 है, and जो minimum frequency है 0.00165. now moving ahead, now we will move to question number 28. An enemy plane is at a distance of 300 km from a radar. In how much time the radar will be able to detect the plane? Velocity of the sound. So आपको distance निकालना है. So this is your radar system and यहाँ पे कोई plane हमारा है. This is your plane. So radar system क्या करता है, लाइट वेव्स एमिट करता है. एक डिफरेंस जो हमारा रडार एंड सोनार में है, सोनार जो हमारा होता है इट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स, वेयर एज रडार यूजेस लाइट वेव्स. सो लाइट वेव एमिट करेगा एंड ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी. तो इसमें डिस्टेंस हमने कितना बोला, 2d ट्रेवल करा है. एंड जो हमारा स्पीड ऑफ साउंड है वो c है, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट c है. सो t इज इक्वल्स टू 2d अपॉन c आ जाएगा. एंड वी कैन ईजिली कैलकुलेट द टाइम बिकॉज डिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है 300 किलोमीटर है. सो ये कितना हो जाएगा हमारा 600 किलोमीटर्स, बिकॉज जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारा कितना आ जाएगा 600 किलोमीटर्स. एंड ये क्या होता है 3 × 10⁸. किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 1000 आ जाएगा. तो ये हमारा टाइम आ जाएगा 10⁸. यहाँ पे 10⁵ हो गए हैं तो नीचे हमारा 10⁵ बचेगा, ये 2 आएगा तो 2 अपॉन 1000 आ जाएगा. सो ये हमारा टाइम होगा, मतलब टाइम की वैल्यू 0.002 सेकेंड्स आएगा. You can solve at your own also. I'm not going to solve in detail. Now moving to question number 29. How is the frequency of a stretched string related to its length? So length increase करने पे frequency हमारी decrease होगी and its tension. So tension increase करने पे frequency हमारी increase होती है. ये मैं already बता चुका हूँ. Now moving to question number 30. Name the factor that determines the loudness of the sound heard. So loudness किस पे depend करता है, amplitude पे. So this is your first answer. And second thing is loudness of a sound heard, quality of a note. So quality जो होती, so basically quality I think depend करती है जो उसका shape होता है. The quality depends upon the shape of the waveform. Okay, pitch of the note. So pitch of the note, pitch का मतलब ये हो गया कि pitch always depends upon the frequency. Higher the frequency, higher the pitch. Okay, so with this these are the question up to question number 30 for today. Remaining question I will discuss in the next video. Thank you.